आपको सुनना चाहते हैं, आपका भी जो भी कहना है, कमेंट्स है, क्वेश्चंस हैं या जी। जो व्याकरण होता है वो प्रमाण भाषा मानक भाषा को रिप्रेजेंट करता है क्या, बढ़ावा देता है क्या, कि प्रमाण भाषा को ही हम आगे लेके चले? ग्रामर को दो तरीके से समझ सकते हैं आप। हर भाषा का, हर बोली का कोई भी इंसान अगर भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उस भाषा में ग्रामर है। तो एक तरीके से आप इस ग्रामर को समझ सकते हैं कि जैसे गाड़ी में इंजन होता है, बिना इंजन के गाड़ी चलती नहीं। तो अगर गाड़ी चल रही है तो इंजन तो होगा ही। लेकिन व्याकरण का एक दूसरा अर्थ भी होता है, लिखित व्याकरण। जो हम रोजमर्रे की जो भाषा है उसका व्याकरण कोई लिखता नहीं, तो ये प्रवाह की तरह है। हाँ, जैसे नदी का एक प्रवाह होता है वैसे व्याकरण भी एक प्रवाह की तरह है, जिसे फ्लूइडिटी भी कहा जाता है, कि एक वो बह रहा है, जो बहते पानी की तरह है। और लिखित व्याकरण एक बांध की तरह, कि वो प्रवाह को रोक कर इसके यही नियम होंगे, इसको इसी तरह से लिखा जाए। लिखित रूप में आने लगता है तब उसमें सही गलत, इसी तरह से लिखिए, इसी तरह से बोलिए, ये बातें आने लगती हैं। और फिर वहाँ से प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आप व्याकरण को दो तरीके से समझिए, कि भाषा का व्याकरण एक अलग चीज़ है, लिखित व्याकरण की जो प्रक्रिया है वो अलग चीज़ है। तो प्रक्रिया क्या है, मराठी व्याकरण कैसे लिखी गई, किसने लिखा, कब लिखा, उसके लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया, ये सब समझना ज़रूरी होता है। लेकिन मराठी जो हम आमतौर पे रोज़मर्रे बोलते हैं उसका व्याकरण तो किसी ने लिखा नहीं है, वो तो हम अपने आप तैयार करते हैं एक भाषक के रूप में। रिप्रेजेंटेशन को लेकर मुझे दो सवाल आए थे। तो पहला तो ये था कि शिक्षक और एनजीओज और सिस्टम, ये सारी चीज़ें, मतलब हम सारी चीज़ें लोग मिलकर तय कर रहे हैं कि बहुभाषिक होना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मल्टीलिंगुअल जो भी एजुकेशन का पूरा ये प्रयास चल रहा है, उसमें बच्चों का रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में कितना है और हम कहाँ देखते हैं, ये एक सवाल है। और दूसरा चीज़, हम सभी जानते हैं कि किसी एक या दो भाषा को मतलब प्रभुत्व मिलने का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब वजह ये थी कि एक क्लास और एक कास्ट का डोमिनेंस। और अभी भी जो रिसर्च वगैरह जो हो रहे हैं, जिसमें हम बहुभाषिक के बारे में क्या करना चाहिए, कृतियाँ सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें उन जनजातियों का कितना रिप्रेजेंटेशन है। एज ए रिस्पॉन्डेंट नहीं मैं बोल रहा हूँ, एज ए रिसर्चर, क्योंकि बीइंग ए रिसर्चर मुझे ये भी पता है कि हर एक रिसर्चर अपने बायसेस के साथ जाता है और उसके क्वेश्चंस में काफ़ी स्ट्रेट उसके बायसेस आते हैं। तो एज ए रिसर्चर उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग से भी मतलब बिलीव करता हूँ उसमें बहुत। तो जिन्होंने ये भुगता है, अगर वो उस विषय पे रिसर्च करे तो और बेहतर सोल्यूशन सामने आ सकते हैं, इस तरीके से मैं मानता हूँ। बट फिलहाल उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कितना है वो मुझे आइडिया नहीं है। तो थोड़ा इस पर अगर हम रोशनी डाल सके। उसका मैं आंकड़ों के रूप में आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन अपने अनुभव के रूप, देखिए बच्चों रिप्रेजेंटेशन के अपनी अपनी एक खूबियां हैं, वैसी अपनी एक सीमाएं हैं। वो ये बात रखते हुए मैं कहूँगा बच्चों, देखिए स्कूल एक ऐसी चीज़ है जिनके भविष्य पे असर पड़ा वो बच्चे हैं, और वो अपने लिए निर्णय नहीं ले सकते। छोटे बच्चों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने का एक तरीका होगा, मतलब उनसे बात करो, लेकिन निर्णय लेंगे वयस्क ही, बच्चे तो निर्णय नहीं लेंगे ना। तो ये एक, जिसे हम फ्यूचरिस्टिक कहते हैं, कि हमें 30 साल बाद काम आए ऐसा पढ़ाई आज पढ़ना है। ऐसा कौन है दुनिया में जिसको पता है कि 30 साल बाद क्या काम आने वाला है? तो वो बात आप समझिए। तो वो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का वहाँ मुश्किल बिल्कुल आएगा। लेकिन हाँ, जो जिनके हाथ में निर्णय लेने का कार्य है, जिनकी क्षमता है, उन्हें बच्चों के साथ रहना, उनको बच्चों का अनुभव रहना, बच्चों के प्रति लगाव होना, ये सब होना ज़रूरी है। हमें मानव संसाधन पे विश्वास रखना पड़ेगा इस बात के लिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों को तय करने दो, छोटे बच्चों को, हो नहीं सकता। उनके मानस को जानना, उनको पहचानना, समझना, उनसे सीखना, लेकिन निर्णय तो आखिर वयस्क ही लेंगे। हाशिए पे जो समाज है, अब उनका रिप्रेजेंटेशन किस हद तक है। लेकिन भाषाओं में आज तक जितनी पढ़ाई ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हुई, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने नहीं की। अभी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया है, बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी जो शहरों में रहते हैं, जैसे आज आपने सुना होगा एक बोलने का तरीका, कि ये कम्युनिटी बहुत इंटीरियर में रहती है। वो इंटीरियर किसके लिए है? वो कम्युनिटी के लिए तो इंटीरियर नहीं है ना, वो तो मेरे लिए इंटीरियर है।
क्योंकि मैं शहर से जाऊंगा, पहले ट्रेन से जाऊंगा, फिर बस से जाऊंगा, फिर पैदल जाऊंगा, उसके लिए तो इंटीरियर नहीं है। तो इंटीरियर ये शब्द ही अपने आप में आपको बता देगा कि सेंटर कहाँ है और हाशिया कहाँ है। तो उसका भी एक रोमांटिसिज्म चलता है लिंग्विस्टिक्स में कि हमने फला फला इंटीरियर में जाके इस कम्युनिटी का, वो अच्छी बात है, करते हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं, अच्छी बात है। समस्या क्या होती है कि जब एजुकेशन सिस्टम ये शहरी पूरा मामला है, तो उनको शहर में आना पड़ेगा। एक बार वो शहर में आ गए तो अपने जगह जाना नहीं चाहते, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम उन्हें जो सिखाता है, जो वैल्यू सिखाती है, उसमें काम खेती, उसके बाद खेती करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम उन्हें नौकरी भी नहीं देंगे और उनको खेती के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, तो आदमी करेगा क्या? तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द सोल्यूशन, बट इट इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम। ये जिस दिन हम लोग समझ लेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्कूल में आ गए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई या उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। एजुकेशन का कंटेंट क्या है? आज तक एजुकेशन भारत में इस तरह रहा कि ज़्यादातर लोगों को स्कूल से बाहर रखा गया। क्या वही एजुकेशन हम पूरे भारत को देंगे? जब एजुकेशन फॉर ऑल आप करने लगेंगे तो ऐसे कई लोग स्कूल के अंदर आएंगे जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं है। उनके भाषाओं का क्या, उनके संस्कृति का क्या, उनके विचार का। हम लोग कहते हैं लैंग्वेज प्रोवाइड्स कॉग्निशन, उनके कॉग्निशन का क्या? आपका सिलेबस उस तरह से बदल रहा है क्या? तो जब आप एजुकेशन फॉर ऑल या मल्टीलिंग्विज्म की बात करेंगे, तब आप सिर्फ गरीब बच्चों की बात नहीं कर सकते, सिर्फ हाशिए पे बात, आपको सभी बच्चों की बात करनी पड़ेगी। वरना अगर मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में जा रहा है, मैं तो उसको बोलूँगा तुम बहुभाषिक शिक्षण लो, वो बोलेगा मुझे बेवकूफ़ बना ले। ये प्रॉब्लेम आ रही आहे आज। म्हणजे आताच्या शिक्षणाप्रमाणे असं चाललेलं आहे की पूर्ण म्हणजे शहरात म्हणा, ग्रामीण भागात म्हणा, मराठी शाळा ह्या बंद पडत चाललेल्या आहेत. हो. पण म्हणजे लोकांचा कल काय चाललाय की इंग्लिश मिडियम इंग्रजीकडे पाठवायचं चाललंय. मुलांना. हो, हो. पण आता असं झालंय की परिस्थिती, ज्या पालकांची परिस्थिती आहे शिकवण्याची मुलांना, ते शिकवू शकतात, पण काही थोड्या दिवसानंतर न मुलांना नाही ते शिकवू शकत. माझा असा प्रश्न होता की लोकांनी म्हणजे नागरिकांनी म्हणजे कुठलं शिक्षण नेमकं घ्यावं, की मराठी घ्यावं की इंग्लिश घ्यावं? आता शाळेचं खूप म्हणजे प्रमाण असं झालं की शाळा बंद पडायला लागल्यात. त्याचं कसं आहे की सायन्स ऑफ एज्युकेशन आणि कॉमर्स ऑफ एज्युकेशन ह्याच्यामध्ये मोठा संघर्ष आहे. तर तुम्ही मला विचारलं तर मी म्हणेन की नाही मदर टंग एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट, हे ते. पण जर आपण मल्टीनॅशनलला इथं तुम्ही फॅक्टरी लावा, हे करा, ते करा, तर मल्टीनॅशनल कंपनीला तुम्ही बोलवणार आणि म्हणणार की मग आम्हाला मदर टंग एज्युकेशन करायचं. तर हे थोडंसं एक विस्कित आपल्याला ते. आता गांधींचाच विचार करा, ते जेव्हा भाषेबद्दल बोलत होते, गांधी सिर्फ भाषा के बारे में नहीं कह रहे थे. भाषा का स्कूल से क्या संबंध है, स्कूल का गांव से क्या संबंध है, गांव से देश से क्या संबंध है, ये जब तक आप लिंकेज नहीं लगाएंगे तब तक आप ऐसा फ्रैगमेंट में रहेंगे, फ्रैगमेंटेड रियलिटी में रहना पड़ता है फिर. हाँ सर, एक मेरा सवाल है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए 4 पड़ाव से गुजरना पड़ता है, जिसे हम LSRW कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. जी. अगर कोई क्लास बहुभाषिक है तो वहाँ पे हम जो पहले 2 पड़ाव है यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग में काम कर सकते हैं, लेकिन जो आखिर के 2 पड़ाव है रीडिंग और राइटिंग, वहाँ काम करने के लिए उसे एक तो दिया हुआ टेक्स्ट बुक जो कि प्रमाण भाषा में होता है वही पढ़ना पड़ता है, और उसका इवैल्यूएशन जो होता है राइटिंग में उसे भी प्रमाण भाषा में लिखना पड़ता है. तो उस 2 पड़ाव में हम काम कैसा करेंगे? बहुभाषिक स्टूडेंट को पहले 2 पड़ाव में हम कर सकते हैं, उसका लैंग्वेज हम एक्वायर कर सकते हैं, हम उसकी भाषा हम बोल सकते हैं, वो भी उसमें 2 इसमें काम करने के लिए हमको चांस है, लेकिन 2 जो रीडिंग और राइटिंग में हम कैसा काम करेंगे, हमारा टीचर किस तरह से काम कर सकता है? तो वही रेणुका का वही कहना था कि जो रीडिंग और राइटिंग का जो प्रक्रिया है वो अब आपको एक समाज में प्लानिंग के रूप, हर भाषा को आप लिख या पढ़ नहीं पाएंगे, आपको कुछ एक भाषाओं को लेके उनमें लिखना पढ़ना करना पड़ेगा. तो वो चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, वो एक सामाजिक इसमें से ऊपर आएगा. उसका आप ऐसा नहीं कह सकते जितनी भाषाएं भारत में सब लिखी जाए, सब पढ़ी जाए, ऐसा हमारा ऐसा मानना है कि वो सही रास्ता नहीं है. शब्द इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ग्रामर. मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि क्या शब्द और ग्रामर
उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाषा जैसे बोली जाती है वो सुनना या पढ़ना, यानी कि कहानियां सुनना या कहानी की किताबें पढ़ना, क्या वो भाषा सीखने के लिए ज्यादा अच्छा तरीका होगा? तो अंग्रेजी शब्दों से कम समस्या होती है, उसके ग्रामर से ज़्यादा समस्या होती है, वो मेरा कहना था। लेकिन ये बात सच है, भाषा को मूर्त रूप में और एक प्रभावी रूप में उसका अनुभव लेना, ये भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। और बच्चे जो हैं स्कूल जाने के पहले इसी तरीके से भाषा सीखते हैं। तो अगर स्कूल इस प्रक्रिया को ध्यान से देखें और उसके कुछ गुण शुरुआती वर्षों में अपनाएं तो काफ़ी कुछ बहुभाषिक इसमें काम आ सकता तो मतलब बहुत सारी कहानियां बतानी जानी चाहिए बिल्कुल। स्कूल में, है। रोल प्लेइंग और बहुत सारी किताबें सुनानी चाहिए और बिल्कुल, बच्चों को किताबें भी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जो अभी का सर्वे है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, वो ये कहता है कि बच्चे हमारे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे अच्छा कर रहे हैं मैथ में, साइंस में और लैंग्वेज में भी। मगर जो बड़े बच्चे हैं, मतलब मान ली 7-8 के बाद, उनका जो है वो उनका लैंग्वेज का परफॉर्मेंस तो अच्छा है मगर साइंस और गणित का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। जी। तो क्या मुझे ये समझना है, क्या हमारी भाषा इतनी अच्छा से बच्चा सीख रहा है तो फिर मैथ और लैंग्वेज में क्यों वो पीछे रह रहा है? क्या फिर हमारा भाषा जो हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या जिस तरीके से एकेडमिक लैंग्वेज है जो साइंस में और मैथ में है, उसका कनेक्शन इस भाषा के साथ नहीं है? नहीं। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि उसका एक वजह में सारी उसमें कई वजह हैं। एक वजह मैं आपको भाषा के प्रति बता रहा हूँ कि लिखने का एक या पढ़ने का आपको आदत डालना पड़ता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक समझा नहीं जाता। वही चीज़ अगर आप बच्चे को बोलचाल की भाषा में समझा दें तो समझ जाएगा, लेकिन उसका डेफिनेशन समझ में नहीं आता। लेकिन डेफिनेशन लिखने आना भी ज़रूरी है, लेकिन वो उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता। ऐसा लगता है कि अपने आप आ जाएगा। भाषा से जो अपेक्षाएं हैं वो 6वीं 7वीं के बाद बदल जाती हैं। मेरा प्रश्न है जो उन्होंने वहां से शुरू किया था कि रिसर्च करना चाहिए, मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपसे। हम लोग जब मंडला, डिंडोरी और खंडवा, खालवा जिले में हम लोग काम कर रहे हैं अलग अलग आदिवासी समूह के साथ, समुदाय के साथ, जिसमें कोरकू हैं, गोंड हैं, बैगा हैं। तो जब हम लोग टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो वो जो टीचर हैं जो उस लैंग्वेज को जानते हैं, वो टीचर जब उनकी भाषा को अपने यहाँ पर नहीं बोल पाते हैं, मतलब इतना दबाव है उनके ऊपर कि दूसरे टीचर्स की उपस्थिति में वो अपनी लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, इतना मतलब उनको दबाव महसूस करते हैं सामुदायिक ज्ञान संपदा। उसके बाद वो अपने आप को थोड़ा सा फील करता है कि नहीं, मेरे पास भी इतना कुछ है और ये होता है। तो कहीं ना कहीं हमको उनको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, अवसर देने की ज़रूरत है, मौके की ज़रूरत है। अभी तक मुझे नहीं लगता, हम बहुत सारी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी उनको क्या इतना अवसर मिला है क्या? तो जो आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, हमको उनको अवसर देना होगा, मौका देना होगा। कहीं ना कहीं उनमें जो हीन भावना है, उस हीन भावना से बाहर निकाल कर और बहुत सारी चीज़ों को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी, बस मैं आपके प्रश्न पे मैं इतना ही कहना आपकी चाहूँगी। बात को मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ उसी बात में। जैसे बोला गया कि बच्चों से जो शिक्षक, मैंने कई अच्छे प्राइमरी स्कूल टीचर्स को बच्चों से इंटरैक्ट करते हुए देखा है, और वो जिस तरीके का मटेरियल तैयार करते हैं वो रिसर्च मटेरियल होता है। क्लासरूम, प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल क्लासरूम भी एक रिसर्च स्पेस बन सकता है आसानी से, क्योंकि हम लोग वो काम करते हैं, हम सिर्फ अच्छे से डॉक्यूमेंट करके उसे उस तरफ पेश नहीं करते, वो छूट जाता है हमसे, छपने लगे तो वो कई लोगों के लिए एक अच्छा रिसोर्स बन सकता है। एक शब्द तैयार करते हैं उनके, लिख कर रखते हैं, ये हुआ वो हुआ, उनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है। उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो, उस पर अच्छे से थोड़ा बहुत और काम होके वो एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट बन सकता है स्कूल। और ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर हमें ऐसे नागरिक तैयार करने जो जिसमें सोचने की, अपने आप सोचने की क्षमता हो, तो स्कूल्स को रिसर्च सेंटर्स तो बनना ही पड़ेगा। मानक भाषा या प्रमाण भाषा की अपनी व्याकरण होती है, और जो आदिवासी भाषाओं की हम बात करते हैं तो क्या उसमें भी व्याकरण होता है? बिल्कुल। क्योंकि लिखित में तो ऐसा कई लिखित न हो, और कई आदिवासी भाषाओं का लिखित भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आदिवासी, जब हम आदिवासी कहते हैं तो उनकी बहुत लंबी परंपरा होती है, उनमें कई चीज़ें, तो लिखित हम किसे कहेंगे वो सब जाने, लेकिन व्याकरण तो निश्चित ही होता है। बिना व्याकरण के आप संवाद ही नहीं कर पाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने बोलते हुए किसी व्याकरण का इस्तेमाल किया।
हम दोनों पूना से आए हैं, डेक्कन कॉलेज से, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से है। हम दोनों को एक प्रश्न पूछना था, वो ये है कि हम मौखिक भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, बहुभाषिक शिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें प्रश्न ऐसा है, यहाँ जो संस्थाएं हैं तो जो बच्चे सुन नहीं पाते, बेसिकली हमारा प्रश्न ऐसा है कि जो सांकेतिक भाषा है, साइन लैंग्वेज है, तो आपके पास ऐसे बच्चे आते होंगे कि जिनको सुनाई नहीं देता होगा, या आते हैं तो उसके बारे में आपके विचार क्या है? साइन लैंग्वेज के बारे में आपके विचार क्या है? हाउ यू डील विद दैट? मुंबई में एक संस्था है अलियावर जंग इंस्टीट्यूट, वहाँ आते हैं और वहाँ जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं उनका जो ट्रेनिंग होता है उसमें हम लोग सहभागी होते हैं। लेकिन साइन लैंग्वेज ये किसी भी भाषा की तरह है, बिल्कुल जो जैसे मराठी के गुणधर्म है, हिंदी के, वही उस साइन लैंग्वेज में आपको सारे गुणधर्म दिखेंगे। तो वो सिर्फ भाषा के अभिव्यक्ति का एक अलग माध्यम है। जैसे हम लिखते हैं, बोलते हैं, वैसे ही हम साइन करते हैं। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपको साइनिंग सीखना है तो आप वहाँ सीख सकते हैं, अलियावर जंग में सिखाते हैं। उसमें अपने डायलेक्ट्स भी होते हैं, उसमें भी आपको वैरायटी, इंडियन साइन लैंग्वेज में आपको वैरायटीज़ मिलेंगे यहाँ के वहाँ के। मैं ये सोच पा रही थी कि हम सुबह से बहुभाषिक शिक्षा पर बातचीत कर रहे हैं, और अगर किसी कक्षा में एक से अधिक भाषा, मतलब 2 या 3 भाषा को बोलने वाले बच्चे कक्षा में हैं, तो उनके साथ शिक्षक के क्या चैलेंज हो सकते हैं और शिक्षक उसे कैसे कॉप अप करेगा? मौखिक भाषा की तो ठीक है, वो सिखा सकते हैं, पर जहाँ पर राइटिंग और सर का सवाल रीडिंग का आया था, तो वो शिक्षक के लिए कितना चैलेंज हो सकता है? मतलब शिक्षक के एक दृष्टिकोण से हम कैसे उसको समझ सकते हैं? पहले आपको तय करना पड़ेगा किस स्क्रिप्ट में करना है, वहाँ से शुरू होगा। तो ज़्यादातर लोग नागरी में लिखने लगते हैं, उसकी अपनी एक समस्याएं हैं, तो वो उसमें मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन जो बच्चा, देखिए बेसिक बात क्या है कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसके पास एक भाषा का एक ज्ञान होता है। उसका हम लोग क्लास में क्या करेंगे, ये सवाल है जी। उसको लिखना है कि बोलना है, या फिर उसको अपने क्लासरूम पढ़ाने में इस्तेमाल करना है, और इस प्रक्रिया द्वारा उसे लिखने पढ़ने की तरफ ले जाना है, ये तय करना ज़रूरी है। हर भाषा को लिखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। आप नहीं कर पाएंगे। आपको एक समाज के रूप में तय कर, क्योंकि देखिए हम कहते हैं कि बच्चा बहुभाषिक है, लेकिन जब सोचते हैं कि वारली बच्चा को वारली भाषा, ऐसा नहीं है। वारली बच्चे को 3-4 भाषाएं आती हैं, उसमें से एक में वो लिख पढ़ सकता है, बाकी बोलेगा। कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं बहुभाषिक लेकिन हम मानते हैं उसको एक भाषिक ही। तो जो बाजार में जो इस्तेमाल करने वाली जो भाषाएं हैं उन्हें हमें लिखना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाजारी जो भाषा होती है वो ज़्यादा लोग जानते हैं, और वो किसी एक इंसान की भाषा नहीं होती, एक ग्रुप की भाषा नहीं होती, वो सबकी होती है उस बाज़ार में। तो वो, लेकिन हमें बाज़ारी भाषा को हम एक बुरे नज़र से देखते हैं, लेकिन वहाँ एक शायद चाबी हो कि हमें एक बहुभाषिक, लेकिन वो एक लंबी बात है। लेकिन अभी इस वक्त ये है कि जो भाषा वो लेके आ रहा है आपके क्लास में, उसका आप अपने क्लास में कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं अच्छे तरह से, ताकि वो बच्चा समझ सके कि मैं जो भाषा बोलता हूँ वो भी अन्य भाषाओं की तरह है, उसमें कोई खराबी नहीं है, उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो बाकी भाषाओं में नहीं है। कि प्रमाण भाषा कैसे प्रमाणित होती है, मतलब हाउ इज़ इट डिटरमाइन कि ये प्रमाण भाषा होगी, क्योंकि वो बदलते आ रही है। और माई मिसकंसेप्शन अबाउट इट वाज शैटर्ड बाय हर, क्योंकि मुझे भी वही लग रहा था कि अभिजन की जो भाषा होगी वो प्रमाण होते जाती है, और वो हो रहा है। मतलब प्रोसेस यू सी इज़ गेटिंग मोर एक्सक्लूसिव दैन इंक्लूसिव ओवर टाइम, क्योंकि संस्कृताइजेशन है। इवन साइंस न समझने का एक कारण मराठी मीडियम में भी वो और कठिन होते जाता है, इसका कारण संस्कृताइजेशन ऑफ द टर्म्स। तो जब प्रमाण भाषा बनने का प्रोसेस है, डोळ्यात तेल घालून बघणं, मग त्याचे निकष काय आहेत ते मला जाणून घ्यायचं। जैसे प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक कृत्रिम प्रक्रिया है, वो अपने आप नहीं होती। जैसे कि आपको कमेटी बिठानी पड़ेगी, वो लोग तय करेंगे। अब ये जो प्रक्रिया है इसमें जो सामाजिक, जिसे हम हायरार्की कहेंगे या उतरण कहेंगे,
उसका छाप इस प्रक्रिया पे पड़ता है। इसलिए हमें लगता है कि ये तो अभिजन जो कमेटी में अगर अभिजन लोग ज़्यादा होंगे तो हमें लगेगा कि अभिजनों ने तैयार किया हुआ कुछ है। तो ये प्रॉब्लम प्रमाणीकरण में नहीं है, लेकिन उस प्रक्रिया में कई बार कमिटीज़ कुछ सालों बाद बैठेंगी, फिर तय करेंगे, फिर कुछ बदलेंगे, फिर कुछ तय करेंगे। तो इसका एक प्रक्रिया होता है। अभी अगर आप हम मानते हैं कि हम एक लोकशाही समाज हैं, तो ये प्रक्रिया में लोकशाही दिखनी चाहिए, जो शायद नहीं दिखती। तो इसलिए हमें उसके प्रति एक संशय, एक मन में एक भ्रम तैयार था कि ये सबका नहीं है। लेकिन अगर आप प्रमाण भाषा का कार्य देखेंगे, अगर आपको राज्य चलाना है, आपको देश चलाना है, तो आपको प्रमाण भाषाओं की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन किसकी भाषा किसने तय किया, ये सवाल ज़रूरी है। सर, बहुभाषिक शिक्षा संवाद वार्तालाप चिंतन याविषयी मी पहिल्यांदाच असं अटेंड करत आहे। 18 वर्षांपासून मी शिक्षण क्षेत्रात आहे, शिक्षक आहे प्राथमिक। त्यामुळे मला माहीत नाही माझं जे मत बनलेलं आहे ते फक्त तुम्ही सांगायचं की चालेल का, असं की माझंच मी मत बनवून घेतलं होतं। असं की जसं तुम्ही सकाळपासून म्हणताय संपर्क भाषा किंवा ब्रीज वगैरे आपण वापरत आहे, तर मला असं वाटतं की हृदयाची भाषा असली पाहिजे, जी हृदयाची आपल्या। जसं मॅमनी म्हटलं की पहिल्या दुसऱ्या वर्गाच्या मुलांना तुम्हाला प्रमाण भाषा शिकवायची आहे, कारण उपयोजन हे खरं शिक्षणाचा उद्देश आहे। जेव्हा तो बाजारात जाईल, आता एक गाव आहे कुरकूचं, मी जिथे काम करतो 70% विद्यार्थी कुरकू आहेत, 30% पावरी आहे, की आपण यांच्यापर्यंत कसं पोहोचायचं। आणि 5व्या वर्गातला विद्यार्थी सुद्धा मराठी बोलू शकत नव्हता, फक्त हिंदी वापरला जाते। पण पहिल्या वर्गातला मुलगा जेव्हा घरून येतो तेव्हा जर त्याला हिंदी माहिती नसते, फक्त त्याला कुरकूच किंवा फक्त पावरीच माहिती असते। म्हणून मला तिथे माझ्या हृदयाची भाषा वापरावी लागली, म्हणजेच मला ती भाषा आत्मसात करावी लागली, केली मी बऱ्यापैकी 90%पर्यंत। आणि मग जेव्हा वाटायला लागलं मुलांना की आपला हात, ते एकदम इनोसंटली माझ्याशी बोलतात पोरं, त्यांच्या भाषेत समजू शकतो मी थोडं। आता राहिला आपला प्रश्न, सरांनी म्हटलं तसं किंवा आता आदिवासी संशोधन विकास आहे तुमचं, ते शिक्षण प्रशिक्षण संस्था आहे पुण्यात, किंवा अशा प्रकारचे कितीतरी संमेलनाशी माझा संपर्क आला नाही। पण आपण सकाळी मॅमनी म्हटलं बोलताना, हेमांगी मॅमनी, किंवा आपल्याला संघर्ष करावा लागेल, कोणीतरी प्रश्न विचारला किंवा आपलं मूल्यमापन पद्धती किंवा अभ्यासक्रम असा भाषांमध्ये होऊ शकतो का, मला वाटतं सरांनी तेच त्या हिशोबाने बोलले, तर तसं होऊ शकत नाही सर, मला असं वाटतं। कारण एका जळगाव जामोद सारख्या तालुक्यातच तर पावरी, गोंड, भिलाला, तुमचे कुरकू, निहाली इतके लोक भाषा बोलतात, तर राज्यभर कितीतरी भाषा असतील मला माहिती नाही। तर मला असं वाटतं तसं ते काही करण्याची गरज नाही। पहिल्या दुसऱ्या वर्गाच्या पोरांना आपल्याला प्रमाण भाषेकडे न्यायचं आहे। ज्या प्लेन पट्ट्यातल्या विद्यार्थ्यांना येतात त्या नाही येतील माझ्या विद्यार्थ्यांना, तितकं मला अपेक्षित नाही। पण किमान तो जेव्हा बाहेर जळगाव जामोदला येईल, तालुक्याच्या गावी येईल, तर तो व्यवहार करू शकला पाहिजे, तो करता आलं पाहिजे। तर माझं असं मत होतं, ते माझं बरोबर आहे का, की वा तुम्ही जसं म्हटलं मॅमनी संघर्षच करावा लागेल, वा आपल्याला हे सगळी त्या भाषेतच अभ्यासक्रम असला पाहिजे, त्या भाषेत ती तुमची मूल्यमापन पद्धती असली पाहिजे। किंवा सरांनी म्हटलं की असं काही शासन स्तरावर विचार चालू आहे का, की फक्त आपल्या अशीच चिंतनं सुरू आहेत, तर मला असं वाटते गरज नाही, असं माझं वैयक्तिक मत आहे। हे माझं बरोबर आहे का, हा माझा प्रश्न आहे। मी थोडक्यात उत्तर देतो। भारतातल्या प्रत्येक भाषेला शाळेत स्थान असणं आवश्यक आहे। ते स्थान कशा प्रकारचं असेल हे आपल्याला एक समाज म्हणून ठरवावं लागेल। आज काय होतं आहे की त्याला प्रमाण भाषेकडे नेताना त्याची स्वतःची भाषा सुटते, ते सुटू नये हाच खरा मुद्दा आहे। ते कसं करायचं ते काय माझ्याकडे उत्तर तसं खिशात माझ्या नाही, पण त्याच्यावर विचार करावा लागेल, खूप प्रयत्न करावा लागेल। आणि शिक्षण ही अशी गोष्ट आहे की त्याला आपल्याला मुलांचा हात धरून त्यांना पुढे नेतो ना आपण भविष्याकडे, भाषांना तसं करावं लागणार। तर ते होणार नाही असं म्हटलं तर नाहीच होणार, पण आपण 200 वर्षापूर्वी आपण म्हटलं असतं की मुली शिकतील आणि असं येऊन चर्चा करतील, हे आपल्याला एक समाज म्हणून ठरवावं लागेल। हे असं लोकशाही पद्धतीने ते ठरवावं। परत सांगतो की प्रत्येक भाषेमध्ये प्रत्येक भाषा ही शिक्षणाचं माध्यम असलं पाहिजे याची गरज नाही, किंवा ते असूच शकत नाही। पण मग किती भाषा, कुठलं घ्यायचं कुठलं नाही घ्यायचं हे कसं ठरणार, तर ते एक समाजामध्ये त्याची चर्चा, डिस्कशन, त्याचं ते झाल्याशिवाय ते होत नाही। आणि ती प्रक्रिया थोडं पुढं 2 पाऊल पुढं 1 पाऊल मागं असंच होणार। ते दुसरी काय त्याला दुसरं काय मार्गच नाही आहे, पण ते करावं लागणार। आपल्याला एक सभ्य समाज म्हणून जगायचं असेल तर ते करावं लागणार। विद्यापीठ आणि शाळांचा सहसंबंध या विषयावरती आपण बोलतोय, परंतु शाळांचा अभ्यासक्रम हे महाराष्ट्र राज्याचं, पण विद्यापीठाचा जो काही अभ्यासक्रम ठरवण्याचं हे बोर्ड ऑफ स्टडीज, कारण विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम असेल किंवा प्रत्येक विषयाचा अभ्यासक्रम जो आहे हे बोर्ड ऑफ स्टडीजला विद्यापीठ पातळीवरती, स्वायत्त पातळीवरती ठरवण्याचा अधिकार आहे। असे काही अभ्यासक्रम शाळांना जोडून घेण्यासंदर्भातले नियोजन आपल्याकडे झालंय का, किंवा होण्याच्या संदर्भातले काही आपलं प्रयोजन आहे का?
म्हणजे तसं असायला पाहिजे खरं, पण म्हणजे त्याचा अभ्यासक्रम कसा असावा हे वरून खाली येणं ज्या दिवशी थांबेल त्या दिवशी बरं होईल सगळ्यांचं. खालून आम्हाला असा अभ्यासक्रम हवा आहे आणि तसं करा हे खालून यायला पाहिजे. प्रॉब्लेम काय होतं, मग आपल्याला सगळं रेडीमेड हवं असतं. आता बऱ्याच शिक्षकांना असं वाटत असेल हे नवीन फॅड आलं आहे मल्टीलिंग्विलिझमचं, काही दिवसांनी जाईल परत येईल. मैंने ये कहा कि ये हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए, ये ऊपर से अगर जब तक तय होके आएगा समस्याएं रहेंगी, हमें वो नीचे से तय करना पड़ेगा कि हमें इस तरह का सिलेबस चाहिए, ऊपर से निर्णय प्रक्रिया फिर दोबारा नीचे आ इसी तरह हो, बॉटम अप एंड देन इट हैज़ टू बी डिसाइडेड. जब तक वो ऊपर से आएगा हम रेडीमेड की आदत है. और वो नए नए फैड टीचर्स को पता रहता है ये नया फैड है, कुछ दिन के बाद जाएगा दूसरा कुछ आएगा. वो मन में वो चलते रहता है उनका, तक वो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, वो फैड ही लगते रहेगा. तो वो हमें स्कूल और यूनिवर्सिटी के बाहर जो स्पेस है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. जो ये स्पेस है वही कर. जी बिल्कुल.